वेलकम बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन में मैं श्रीमती रीना खोब्रागड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10वीं। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 40 अंक का पेपर होता है जिसमें कुल मिला के 4 प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाता है, आज हम ये देखने वाले हैं। 5 अंक के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन में होते हैं। आपको विकल्प दिया जाता है कि कोई एक हल करना है। उसमें एक प्रश्न पर्यावरण से होता है और एक प्रश्न बायोलॉजी से होता है। इस प्रश्न का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। तालिका पूर्ण करो, निम्नलिखित प्रश्न का उदाहरण सहित स्पष्ट करो, चित्र का निरीक्षण करके प्रश्नों का उत्तर लिखो, नाम निर्देशित आकृति सह स्पष्ट करो, श्रृंखला को योग्य क्रम से लिखो, या आप क्या करेंगे, आपका मत वहां पे पूछा जाता है। तो कुछ इस प्रकार प्रश्न आते हैं। आज हम कुछ उनमें से प्रश्न देखते हैं। कल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 5 देखा होगा, आज हम चैप्टर नंबर 6 to 10 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए कुल मिला के 5 प्रश्न है और आपको पता है कि प्रश्न क्रमांक ये 5 अंक का होता है, अर्थात ये से एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी क्या है। देन सेकंड क्वेश्चन है जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का एक लाभ लिखिए, जब आप ये लिखेंगे तो आपको 1 और मार्क्स मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी का एक व्यवहारिक उपयोग लिखिए, फिर 1 मार्क्स। जैविक खाद बनाने वाले 2 जीवाणु का नाम लिखिए, फिर 1 मार्क। और जैविक जनुकीय दृष्टि से उन्नत 2 फसलों का नाम लिखिए और 1 मार्क। ऐसे कुल मिला के आप 5 प्रश्न लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बस प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त क्वेश्चन का क्रमांक सही रहना चाहिए। आपने ये नहीं कि आपको ब नहीं आ रहा है, आपको क आ रहा है, लेकिन आप क्रमांक उसका ब ही डालेंगे तो फिर आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। तो आपका क्रमांक सही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात जेनेटिक चेंजेस करके कुछ नई प्रजाति बनानी है या कुछ जिसका इंसान को लाभ हो, इस पद्धति से इस दृष्टि से कृत्रिम पद्धति से जो जनुकीय बदलाव लाए जाते हैं और संकरण किया जाता है, इस प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका एक लाभ लिखिए। हमें पता है बहुत सारे इसके लाभ है। पर्यावरण उपचार के लिए भी हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जैसे कचरे का विघटन करने के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, ठोस कचरे का विघटन करने के लिए, या गंदा पानी है उस पर प्रक्रिया करके उसको स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता टेक्नोलॉजी में भी हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपराधी को पहचानने के लिए, या फिर किसी बच्चे के पिता का पता ना हो तो बच्चे के पिता का पता लगवाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गए उसके लाभ। जैव प्रौद्योगिकी का एक व्यवहारिक उपयोग लिखिए। व्यवहारिक यानी डे बाय डे लाइफ में हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे जैव प्रौद्योगिकी सबसे ज्यादा हमारे लिए अगर कहीं यूजफुल है तो यह है कृषि और पशु संवर्धन में। कृषि में हमने देखा है कि हरित क्रांति देखा है, नील क्रांति देखा है। तो ऐसे कुछ फसलों का निर्माण किया जाता है, ऐसी उन्नत प्रजातियों का उपयोग बनाई जाती है जिससे कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। पर्यावरण में कुछ चेंजेस होते हैं, ज्यादा तापमान हुआ या ज्यादा बारिश हुई तो इससे फसल पर असर होकर उत्पादन कम होता है और किसानों का नुकसान होता है। तो ये ना हो, तो ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण में चेंजेस को सहन कर सके, ऐसी प्रजाति का निर्माण करना। तो ये हो गया एक कृषि क्षेत्र में। फिर पशु संवर्धन में कि ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके ऐसे मुर्गियों का निर्माण करना, ऐसी प्रजाति का निर्माण करना, या ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके ऐसी गाय या भैंसों की प्रजातियों का निर्माण करना। तो ये हो गया एक व्यवहारिक उपयोग। आप कोई भी एक लिख सकते हैं।
फिर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन क्वेश्चन है जैविक खाद बनाने वाले 2 जीवाणु का नाम लिखिए। कोई भी 2 जीवाणु लिखिए। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना, इनमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। देन जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलों का नाम लिखिए। तो जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें जो कि हमने अभी देखा कृषि क्षेत्र में ऐसी प्रजातियां बनाई गई, तो बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, गोल्डन राइस, ये सब इसके उदाहरण हैं। एक और क्वेश्चन पेपर देखते देखिए, मानव शरीर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर में उन अंगों को के नाम लिखिए जिनको दान किया जा सकता है। नीचे दी गई आकृति में अंकों के द्वारा दर्शाए गए अंगों के नाम लिखो। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये दिखाए गए हैं अंग और इनको नंबर दिया हुआ है, आपको इनके नाम देना है। तो हम आंखों का दान कर सकते हैं, फुफ्फुस यानी फेफड़े, यकृत, हड्डी, हृदय, अग्नाशय, किडनी यानी वृक्क और स्किन, त्वचा, इनका हम दान कर सकते हैं। अब मानव शरीर में ये जो अंग है ये मूल्यवान क्यों है? तो क्योंकि बच्चों यदि शरीर के सभी अत्यावश्यक अच्छी अवस्था में रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण अंगों में कोई भी अंग उचित रूप से कार्य नहीं करता हो, तो ऐसे समय में वह उस व्यक्ति को जीवित रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। या मान लीजिए किसी अंग में समस्या भी उत्पन्न हो गई, तो उसके लिए जीवन जीना थोड़ा दुखदायक होता है। इसलिए शरीर के अंग जो है वो बहुत मूल्यवान कहे जाते हैं। देन क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात अंगदान के बारे में जन जागृति क्यों बढ़ रही है? देखिए, दुर्घटना अगर होती है या कोई बीमारी होती है तो हमारे या किसी इंसान के शरीर के कोई पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो प्रॉपरली कार्य नहीं करते। ऐसे स्थिति में अगर उसको वो अंग मिल जाए, जिस अंग का कोई पार्ट डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसको वो पार्ट नया पार्ट मिल जाए और अंग प्रत्यारोपण किया जाए, तो वो इंसान जी सकता है। अगर कोई इंसान मर गया एक्सीडेंटली, अपघात से मर गया, तो उसको हम दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, तो इसमें शरीर के पार्ट जो होते हैं वह भस्मी हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं। अगर यही उस मरे हुए इंसान के पार्ट, अगर जिस इंसान के क्षतिग्रस्त पार्ट है उसको अगर दिया जाए, तो उसका जीवन जीना आसान हो सकता है। और इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन है जो इसके बारे में जन जागृति अभियान चला रहे हैं, जिसके वजह से अंग प्रत्यारोपण के बारे में लोगों में सतत जागरूकता बढ़ रही है। फिर ये क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से अभ्यास कृति का आई थी, उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति के प्रश्नों के उत्तर लिखो। उपर्युक्त आकृति कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है और संक्षेप में सोपान 1 2 3 4 का वर्णन करो। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये डीएनए के जैसा कुछ दिख रहा है और ये जो है ये आलू है। इसका मतलब ये आकृति जो है ये जनुकीय पारेषित आलू की प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने जब यहाँ लिख दिया कि उपर्युक्त आकृति जो है जनुकीय पारेषित आलू की प्रक्रिया को दर्शाई गई है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। फिर आपको सोपान 1, सोपान 2 और सोपान 3 और सोपान 4, इनको चारों को आपको डिस्क्राइब करना है, तब जाके आपको 1 मार्क्स कुल मिला के आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सोपान में क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य के रोग जंतुओं के ऐच्छिक जनुक को किया जाता है। उसके बाद उसको जनुकीय पारेषित वनस्पति में विषाणु को लिया जाता है और आलू की पत्तियों के टुकड़ों के साथ उस विषाणु को संसर्ग किया है। उन पत्तियों के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैव पद्धति का यूज करके इस वनस्पति को बढ़ाया जाता है। जब वनस्पति बढ़ जाता है तो उस वनस्पति में अभी क्या था, हमने इस पत्तियों में क्या डाले थे, जनुकीय पारेषित वनस्पति का विषाणु डाले थे। अब ये पत्तियों में है और इसी पत्ती से हमने वनस्पति बनाया है, तो इस वनस्पति में भी मनुष्य के रोग जंतुओं के जनुक होते हैं। और इसके नीचे जो आलू आते हैं, ये आलू कच्चे ही खाने होते हैं। कच्चे खाने से उस रोग जंतु के विरुद्ध रोग प्रतिकारक क्षमता का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आपको चारों स्टेप क्लियर कराने हैं बच्चों। फिर है जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के लाभ लिखने। ये आकृति के लिए ऐसा पूछेगा, ध्यान रखिए बच्चों कि आपके साइंस 2 में ज्यादातर प्रवाह तालिका को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी ज्यादातर क्वेश्चन में आपको आप देखिएगा कि इसमें आपको प्रवाह तालिका बहुत सारी आएंगी। तो यह है इसके लाभ।
अब सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी की कोई 5 लाभ लिखी है 5 मार्क्स के लिए, या फिर ऐसे आकृति भी आ सकती है, जो कि आपके बुक में ये आकृति है प्रवाह तालिका। तो पहला इसका कृषि उत्पादन में वृद्धि अभी बताई थी मैंने, कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसके बाद पर्यावरण के बढ़ते हुए चेंजेस को भी सहन करने की क्षमता भी नई फसलों में लाई गई है। उसके बाद पर्यावरण को आघात कर सहने वाली नई फसलों का निर्माण किया गया है। पशु संवर्धन में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके, या ज्यादा से ज्यादा मांस दे सके, या ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, ऐसी नई प्रजातियों का निर्माण किया जाता है। फिर मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन्स, संप्रेरक और औषधि, इनका भी उपयोग किया जाता, इनका भी निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टीके, खाद्य टीके, जो हमने अभी आलू देखा था, जनुकीय पारेषित आलू, ये खाद्य टीका है, ठीक है। तो इनका भी निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से किया जाता है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी बताई थी मैंने कि अपराधी की पहचान करना या किसी बच्चे के पिता की शिनाख्त करना हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल होता है। फिर जनुकीय उपचार, पर्यावरण के उपचार, पर्यावरण का उपचार यानी ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। गंदे पानी का क्या ऊपर प्रोसेस करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है ये जैव प्रौद्योगिकी के लाभ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मूल कोशिका के उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसे ही ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मूल कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है, मूल कोशिका का परिरक्षण कैसे किया जाता है, मूल कोशिका के स्रोत कौन से है, स्रोत के आधार पर मूल कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, और मूल कोशिका के कोई 2 उपयोग लिखे। कितने कुल मिला के कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न पर 5 मार्क्स। तो हम लोग देखते हैं पहले कि मूल कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है। मूल कोशिका अविभेदित तथा प्राथमिक स्वरूप की होती है। अविभेदित यानी और प्राथमिक स्वरूप की यानी जैसे ही एम्ब्रियो बनता है बच्चों, फलन और निषेचन होकर जो डिप्लॉइड कोशिका, द्वितीयक कोशिका होती है, तो उसके जो 4 पार्ट में विभाजन होता है वो प्राथमिक स्वरूप की होती है, वो उसे हम मूल कोशिका कहते हैं। मूल कोशिका स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली कोशिका होती है। इसको हम जनक कोशिका कहते हैं क्योंकि इसके मूल कोशिका से हम बॉडी का, शरीर का कोई भी अंग बना सकते हैं, या शरीर, हमारा जो शरीर होता है, जैसे न्यू एम्ब्रियो बनता है तो इस मूल कोशिका का कोशिका विभाजन होकर हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। फिर मूल कोशिका का परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो मूल कोशिका को नाइट्रोजन, द्रव रूप नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन गैस है, लेकिन उसको द्रव रूप नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और द्रव रूप नाइट्रोजन में -135 डिग्री सेल्सियस से लेकर -190 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कुप्पियों में, छोटी छोटी कुप्पियों में रखा जाता है, और रखने के पहले उसको जंतु रहित किया जाता है, फिर उसमें रखा जाता है। इस प्रकार परिरक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है परिरक्षण, क्योंकि अगर कोई पार्ट बनाना हो इन फ्यूचर, अगर किसी को आवश्यकता हो तो इसका यूज करके शरीर का वो पार्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि मूल कोशिका में ही वो गुणधर्म है कि इसमें पुनर्जनन हो सकता है और कोई भी अंग बनाया जा सकता है, इसलिए इसको जनक कोशिका भी कहते हैं। मूल कोशिका स्रोत गर्भवती माता के गर्भनाल में, भ्रूण की कोटर पुट्टी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट में, और पूर्ण विकसित शरीर जैसे हम लोगों में कहाँ होगा, तो रक्त अस्थि मज्जा, वसीय संयोजी ऊतक और रक्त इत्यादि में मूल कोशिकाएं पाई जाती है। मूल कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक भ्रूणीय मूल कोशिका यानी जब बच्चा बनने वाला होता है, जस्ट फर्स्ट स्टेज, हमने देखा मूल कोशिका यहाँ पे होती है, राइट। तो वो जो होती है वो भ्रूणीय मूल कोशिका, दैट इज गर्भनाल में, भ्रूण की कोटर पुट्टिका में। और वयस्क में कहाँ होता है, तो रक्त में, रक्त अस्थि मज्जा में। तो इसके हो गए 2 पार्ट, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका, ठीक है। उसके बाद मूल कोशिका के कोई 2 उपयोग बताइए। तो कोई 2 उपयोग, एक पुनर्जीवन उपचार, जिसमें अगर मान लीजिए किसी शरीर के पार्ट में कुछ डैमेज हुआ है, वहां की कुछ कोशिकाएं या टिश्यू, ऊतक डैमेज हुए हैं, तो वो ऊतक बनाने के लिए हम पुनर्जीवन उपचार का उपयोग करते हैं। दूसरा अंग प्रत्यारोपण, अगर कोई पार्ट ही, पूरा अंग ही काम करने योग्य नहीं है तो मूल कोशिका की सहायता से हम वो पार्ट बना सकते हैं, और वो पार्ट उस शरीर के अंदर या उस अवयव को हम
ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रत्यारोपण कर सकते हैं। इसलिए इस दोनों में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, दी गई आकृति को नामांकन करो और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। कुल मिला के प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आपको नामांकन करना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि मूल कोशिका का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो एक पुनर्जीवन पद्धति है, दूसरा हमने देखा कि अंग प्रत्यारोपण है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, अंग या टिश्यू। तो ये देखिए मूल कोशिका है, ये जो पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर ये मूल कोशिका है। इन मूल कोशिका के मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका बनाई जाती है अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ तो। अभी इतनी टेक्नोलॉजी अपनी विकसित नहीं हुई है कि कोई किसी मस्तिष्क, अगर किसी इंसान का मस्तिष्क डैमेज कंप्लीटली हो चुका है तो नया मस्तिष्क बनाने की अभी टेक्नोलॉजी तो अपने पास अवगत नहीं है बच्चों। अगर वहाँ की कोई तंत्रिका कोशिका में कोई बिगाड़ है या तंत्रिका कोशिका प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी, फिलहाल की टेक्नोलॉजी इतनी बताती है कि तंत्रिका कोशिका का निर्माण किया जा सकता है। फिर है ऊतक बना के छोटी आंत बनाना, फिर मूल कोशिकाओं से ही ऊतक बना के यकृत बनाना, जो मूल कोशिका से ऊतक बना के हृदय बनाना, हड्डियों का निर्माण करना, ये अवयव हम वैज्ञानिक बना सकते हैं। अभी बोला है उपर्युक्त आकृति में किस उपचार को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे मूल कोशिका और विभिन्न अंग, इसका उपयोग करके जो है पुनर्जीवन उपचार पद्धति को दर्शाया गया है। मूल कोशिका का उपयोग करके विभिन्न अंग बनाना और उससे पुनर्जीवन उपचार की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अंग प्रत्यारोपण में इस उपचार का क्या लाभ होता है। जिस व्यक्ति के पास अगर कोई अंग है वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए जीवन जीना मुश्किल हो सकता है बच्चों। ऐसे स्थिति में हम मूल कोशिका का उपयोग करके वो अंग बना सकते हैं और फिर वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये बना सकते हैं और ये बना के फिर उस व्यक्ति के अंदर या उस शरीर में, ऐसे जरूरतमंद शरीर के अंदर ये बॉडी हम ये अंग हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वो शरीर का पार्ट मिल जाए तो उसका जीवन जीना आसान हो सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, मूल कोशिका के उपयोग बताइए। यहाँ पे ये आकृति दी है, 3 उपयोग पूछा गया है। आप लिखेंगे पुनर्जीवन उपचार पद्धति, रक्त कोशिका निर्माण करना, अंग प्रत्यारोपण करना और सेल थेरेपी। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। दी गई आकृति क्या दर्शाती है। देखिए एक लड़का है, गुमसुम बैठा हुआ है। ये देख के हमें पता चल रहा है कि वो किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी तनाव में है। तो दी गई आकृति क्या दर्शा रही है, मानसिक तनाव को दर्शा रही है। इस समस्या के कोई 2 कारण बताइए। कोई भी कारण हो सकते हैं, किसी को तनाव, हर इंसान को अलग अलग प्रकार का टेंशन होता है, अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं। आजकल देखिए माता और पिता दोनों नौकरी वाले होते हैं, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, तो स्वतंत्र स्त्रियों को स्वतंत्रता भी है, तो इस कारणवश भी माता और पिता दोनों काम पे जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो बच्चे अकेले घर पे रहते हैं। इस कारणवश भी वो असुरक्षित महसूस करते हैं और उनको तनाव आता है। या बड़े होने पर बच्चे जो है बेरोजगारी की वजह से, काम ना मिलना, घरेलू झगड़े होना, घरेलू वाद विवाद होते हैं, व्यसनाधीनता भी ये भी कारण होता है, तो गरीबी ये भी एक कारण हो सकता है। तो किसी भी कारणवश जो है वो तनाव निर्माण हो सकता है। अब इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, कोई उपाय बताइए। 2 उपाय। तो सबसे पहले हमें अपनी मन की बात शेयर करनी चाहिए बच्चों, और जिसके पास हम शेयर करें वो हमारे खास विश्वास का पर्सन होना चाहिए। माता पिता से शेयर कीजिए, अन्य लोगों से सुसंवाद कीजिए, बातचीत करना, अच्छे मित्र या अच्छे रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखना। इससे उनसे हम अपनी समस्या बताएंगे तो हमारी समस्या छूटने का कोई रास्ता निकल सकता है। तो इससे ये एक प्रॉब्लम हो गया। अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है या हमारा तनाव बहुत ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, समुपदेशन लेना चाहिए या मानसोपचार लेना चाहिए। इस प्रकार हम समस्या का या तनाव का सामना कर सकते हैं या तनाव को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए कौन से हानिकारक घटक होते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है आकृति में। तो एक होता है असाध्य या दुर्धर रोग, जो कि बरसों से चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत कोई लोग होते हैं जो सालों से किसी रोग से ग्रसित होते हैं। फिर मानसिक तनाव और व्यसनाधीनता, ऐसे तीनों घटक जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं।
तंबाकू जन्य उत्पादों का समावेश किस घटकों के अंतर्गत आएगा? मानसिक तनाव में, व्यसनाधीनता में कि दुर्धर रोग में? तो तंबाकू जन्य पदार्थ है तो ये व्यसनाधीनता में ही आएगा। सामाजिक स्वास्थ्य को तंबाकू जन्य उत्पाद कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि तंबाकू जन्य पदार्थों में निकोटीन होता है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव करता है, और साथ में कर्क रोग होता है। इस निकोटीन की वजह से कर्क रोग होता है। तो इस वजह से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है, साथ में सामाजिक स्वास्थ्य भी। कैसे? जो तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं वो बार बार थूकते हैं, थूकने की वजह से गंदगी फैलती यानी अस्वच्छता निर्माण होते हैं, और इस तरीके से आजू बाजू के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इससे और बीमारियां फैल सकती है। तो इस तरीके से ये दोनों व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए 4 आकृति दी है, नीचे दिए गए आकृति में क्या घटित हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या करना चाहिए, आप क्या संदेश देंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला देखिए कि नीचे दिए हुए चित्र में क्या घटित हो रहा है। तो यहाँ देखिए गाड़ी आ रही पीछे से और बीच रास्ते में ये लड़का सेल्फी निकाल रहा है। तो क्या घटित हो सकता है? उसका अपघात हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे बीच रास्ते पर सेल्फी लेना ये जानलेवा हो सकता है। उसके बाद पहले में देखिए सिगरेट को ना कहा गया है, दूसरे में देखिए वो ड्रग्स ले रहा है उसको ना कहा गया है, क्रॉस किया गया है। मदिरा पी जा रही है उसको भी क्रॉस किया जा रहा है, धूम्रपान किया जा रहा है उसको भी क्रॉस किया जा रहा है। इसका अर्थ है इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? तो नशीले पदार्थ, मदिरा, गुटखा इत्यादि व्यसनाधीनता से दूर रहना चाहिए, यही हमें यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और लोग उसके सेल्फ फोटो खींच रहे हैं, पर उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि नीचे आकृति में किस मानसिक बीमारी को दर्शाया गया है? यहाँ पे देखिए सारे लोग उस फोटो खींच रहे हैं लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। यहाँ से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे देखने वाले लोग जो है वो भावना शून्य है, यानी इन लोगों में हमें असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। कौन सी बीमारी दिखाई दे रही है? असंवेदनशीलता। आप सामाजिक संदेश क्या देना चाहेंगे इस आकृति के माध्यम से? आप क्या देना चाहेंगे? आप अपने विचार रख सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने क्वेश्चन टाइप क्या देखा है कि क्वेश्चन 4 में जो है स्वमत भी पूछा जाता है। तो जहां पे स्वमत पूछा जाता है, साइंटिफिक रीजन नहीं देना होता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप देख के आपको जो लगता है आप लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी यानी अभी बस आप उससे रिलेटेड ही लिखेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे। तो उस व्यक्ति को प्रथम उपचार देना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, पुलिस। हेलो मैडम। हेलो हेलो मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक अनम्यूट कीजिए। ओके ओके सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ओके। ओके, सॉरी बच्चों, आई होप किसी को आवाज नहीं आई थी। ओके ठीक है, आई रिपीट दिस। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रास्ते से चल रही गाड़ी के बीच में लड़का जो है वह फोटो खींच रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, पूछा गया कि क्या घटित हो सकता है। तो यहाँ क्या घटित हो सकता है? अगर बीच रास्ते में आप खड़े होकर सेल्फी लेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो बीच रास्ते पर सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे देखो सिगरेट को बैन किया गया है, नहीं।
ड्रग्स लेने को क्रॉस किया गया है, नहीं। मदिरा पीने के लिए क्रॉस किया गया है, धूम्रपान के लिए क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब आपसे इससे क्या निष्कर्ष मिलता है? तो इससे भैया, इससे हमें क्या क्वेश्चन निष्कर्ष मिलता है कि नशीली दवाएं, मदिरा और गुटखा या व्यसनाधीनता से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर होता है। फिर यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और लोग उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसकी खाली फोटो खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, और कितने लाइक्स मिलते हैं बस इतना देखते रहते हैं। तो ये जो है, ये लोगों की इस तरीके की जो भावना है, इसको हम असंवेदनशीलता कहते हैं। तो इस आकृति में क्या दर्शाया गया है? असंवेदनशीलता को दर्शाया गया है। फिर क्वेश्चन है कि इस आकृति के माध्यम से आप कौन सा सामाजिक संदेश दोगे? तो अगर ऐसा कहीं एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हमें उसको प्राथमिक उपचार देने चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, साथ में पुलिस को भी कॉल करना चाहिए। ये हमें लिखना है। अब ये जो चारों क्वेश्चन आपने देखा, ये स्वमत वाले थे, यानी आपका मत यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन है बच्चों की आपके मत को हमें वैल्यूएट करना है, आपको मार्क्स देना ही है। इसलिए आप अपना मत डालिए, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप लिखिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़िएगा मत। अभी वैसे कि आप जो भी आंसर लिखेंगे उससे रिलेटेड ही रखेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा वैसा नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए और बताइए कि ये जो लड़का भोजन कर रहा है साथ में मोबाइल देख रहा है, ये उचित है या अनुचित है? अब ये हमें तो समझ में आता है कि ये अनुचित है। क्यों? कारण के साथ उत्तर दीजिए बोला गया है। तो क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं तब है हमें खाने के तरफ विनम्रता पूर्वक देखना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए और खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे जो होता है भोजन का उचित ढंग से पाचन होता है। इसीलिए हमें जो है खाना खाते वक्त खाने के तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि मोबाइल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, 4 में कोई एक लिखना है, दोनों 5 मार्क का क्वेश्चन है। दिए गए प्राणियों का वर्ग पहचानो तथा प्रत्येक प्राणी की एक विशेषता लिखो, यानी आपको प्राणी का वर्ग पहचान के उसके वर्ग भी पहचानना है और साथ में उसकी विशेषता बतानी है। पहला है व्हेल, तो व्हेल फिश है, पर ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती है। हम सब उसको फिश कहते हैं, पर व्हेल फिश नहीं है, ये स्तनधारी प्राणी है। क्योंकि व्हेल फिश जो होती है वो सीधा बच्चों को जन्म देती है। देखिए इसकी विशेषता भी लिखनी है। पहले आपने पहचान लिया, व्हेल जो है स्तनधारी प्राणी है। व्हेल जो है सीधा बच्चों को जन्म देती है और इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती है। ये हॉट ब्लडेड यानी उष्ण रक्त वाले होते हैं। और ये जैसे कि मछली होती है, तो हम फिश को मछली के पास ग्रुप में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो गिल्स से सांस लेती है, लेकिन व्हेल फिश जो है वो पानी के बाहर आकर, टोटली एक्वेटिक एनिमल होने के बावजूद ये बार बार पानी से बाहर आकर फेफड़ों से ही श्वसन करती है, इसलिए व्हेल फिश स्तनधारी प्राणी है। पेंगुइन, पेंगुइन ये पक्षी है, ठीक है, इसका वर्ग पक्षी है। अभी इसकी विशेषता, पेंगुइन के शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है वह पंखों से आच्छादित होता है और ये उष्ण रक्त वाले होते हैं और इनके शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। उसके बाद सर्प, सर्प जो है ये रेप्टाइल्स है, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। इनकी विशेषता क्या लिखेंगे? इनकी त्वचा जो होती है वो शुष्क, खुरदरी और शल्क युक्त होती है और ये शीत रक्त वाले प्राणी हैं, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये शीत रक्त वाले प्राणी हैं। इनका जो बॉडी होता है वो सिर, गर्दन और धड़ में विभाजित होते हैं। फिर है टोड, टोड जो है ये उभयचर प्राणी है, तो इनका वर्ग हुआ उभयचर। इनकी जो त्वचा होती है वो मृदु नम त्वचा होती है, सॉफ्ट त्वचा होती है, शल्क नहीं होते हैं। जैसे कि सांप में आपने देखा सरीसृप वर्ग में इनकी त्वचा में शल्क होते हैं, पर उभयचर प्राणियों के त्वचा जो होती है वो शल्क रहित होती है। ये शीत रक्त वाले होते हैं और इनके शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, इनमें गर्दन नहीं होती है। फिर क्वेश्चन है लास्ट वन, समुद्र घोड़ा। समुद्री घोड़ा हमें लगता है घोड़ा है, लेकिन ये समुद्री घोड़ा यानी मत्स्य वर्ग में आता है। इनकी विशेषता क्या है? तो ये नौकाकार शरीर होता है, ये गलफड़ के द्वारा श्वसन करता है। ये इसका मेन पॉइंट है कि ये गलफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, इसलिए ये मत्स्य वर्ग में है। ये शीत रक्त वाले होते हैं और ये अंडज है, यानी कि ये अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति ए और बी का निरीक्षण करो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखिए ये जो आकृति ए है, आपको आकृति ए में क्या दिख रहा है?
ये जो है ये बिल्डिंगें हैं और जमीन में दरार है, यानी यहाँ पे भूकंप आया हुआ है। दूसरे आकृति में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आग लगी हुई है। ठीक है, तो ए आकृति में भूकंप आया है, ये प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे आग लगी है, मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, यहाँ पे आपदा का प्रकार पूछा नहीं है, सिर्फ आपदा का नाम लिखना है। तो यहाँ पे भूकंप आया है, यहाँ पे आग लगी है। फिर क्वेश्चन ए में बताया गया है कि आकृति ए में दर्शाई गई आपदा होने पर आप कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतेंगे। तो यदि कहीं भूकंप आता है तो हम लोग पहले घर से बाहर निकलकर खुली मैदान वाली जगह पर जाएंगे और अगल बगल में पेड़ या खंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे सर पर गिरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आप तुरंत घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे सिचुएशन में मैदान में नहीं जा सकते, तो ऐसे सिचुएशन में घर के अंदर किसी टेबल के नीचे छुप जाए, ताकि कोई चीज आपके ऊपर, दीवार गिर जाती है भूकंप आने से, कुछ भी हो सकता है, तो दीवार वगैरह गिर जाती है तो आपके सर पे नहीं गिरेगी। फिर नेक्स्ट है आग लग जाती है तो बी आपदा बी में घायल लोगों को किस प्रकार का उपचार देंगे। तो यदि आग लग जाती है और कोई व्यक्ति आग में फंसा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल के पहले हम उस व्यक्ति के ऊपर पानी डालेंगे, उस व्यक्ति को गीले चद्दर से या गीले कपड़े से ढक देंगे, उसके ऊपर अगर कोई फोड़ा वगैरह आया तो उसे फोड़ना नहीं है। और सबसे पहले हमें एम्बुलेंस, दोनों स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 वाले चित्र में किस प्रबंधन का अभाव दिख रहा है। ये देखिए, ये जो है ना, ये गंदा या मलयुक्त पानी है। इस पानी का व्यवस्थित व्यवस्थापन नहीं किया गया है। इसका अर्थ इसमें हमने क्या देखा है, तो यहाँ जो आकृति में ये जो है, इस गंदे जल को या मलयुक्त जल को हम धोवन जल भी कहते हैं। धोवन जल के प्रबंधन की कमी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अभी आपको बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, धोवन जल का या मैले पानी का व्यवस्थापन करने के लिए इसमें कुछ यौगिक रसायन होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे हैजा, पेचिस, जुलाब, ऐसे जीवाणु भी इसमें होते हैं। इन जीवाणु को मारने वाले और उन यौगिकों का विघटन करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव अगर इस गंदे पानी में डाले जाए तो ये पानी स्वच्छ हो सकता है, यानी इस पानी से बीमारियां नहीं फैल सकती। ये सेकेंड क्वेश्चन है, समुद्र में किस कारणवश निर्माण हुए तेल की परत को कैसे किसी कारणवश निर्माण हुई तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाता है। आपने देखा होगा समंदर में रिफाइनरीज होती है, यहाँ से पेट्रोल और डीजल बाहर निकाला जाता है। ऐसे सिचुएशन में किसी कारणवश अगर वो तेल या पेट्रोल पानी के ऊपर लेयर बन जाती है तो एक्वेटिक एनिमल्स को वहां पे जीना मुश्किल हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जिसे हम HCB, दैट इज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं वो तेल का विघटन कर लेते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम उस तेल का कंज्यूमशन करें। ऐसे सूक्ष्म जीवों को अगर डालते हैं तो वो तेल की परत को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भूमि बनन, आज हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूमि भरण स्थल की नामांकित आकृति बनाओ और इसकी कार्य प्रणाली स्पष्ट करो। या फिर क्वेश्चन आता है, दी गई का उत्तर लिखो। तो यहाँ पे देखिए, और एक अलग तरीके से भी पूछी जाती है कि ऊपर दी गई आकृति का निरीक्षण करो और इस आकृति में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है ये पहचान और इस प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो आकृति है, ये आकृति को हम आधुनिक भूमि भरण स्थल कहते हैं। इसको लेबलिंग भी करना है, उसने बोला है आपको आकृति बनानी है और आकृति बना के उसको लेबल भी करना है, नामांकित भी करना है। तो आप नाम ये देखेंगे, ये आकृति है। अभी कार्य प्रणाली जरा हम संक्षिप्त में बताते हैं कि क्या होता है। शहर के एकदम बाहर में कहीं गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर एक प्लास्टिक बिछाई जाती है और उसमें विघटनशील कचरा डाला जाता है। शहर का जो जमा हुआ कचरा होता है उसमें से विघटनशील और अविघटनशील कचरा अलग अलग करके विघटनशील कचरा इसमें डाला जाता है। उसमें कुछ भूसा या पेड़ के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो डाले जाते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं, सूक्ष्मजीव डाले जाते हैं जो उस कचरे का विघटन करेंगे। ठीक है,
फिर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कुछ गंदा पानी का रिसाव होता है, तो वो गंदे पानी को नीचे से देखिए यहाँ से ऐसे बाहर निकल कर इस पर प्रक्रिया करके छोड़ा जाता है, और यहाँ से जब इसका विघटन होता है तो यहाँ से मीथेन गैस बनती है और इस गैस को बाहर निकाला जाता है, और इस बाकी जो कचरा है इसका विघटन होकर इसका खाद बनता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इस पद्धति में किस प्रकार, पहले बोला गया कि कचरे प्रबंधन की पद्धति का नाम बताओ, तो ये है आधुनिक भूमि भरण स्थल। ठीक है, इस पद्धति में किस प्रकार के कचरे का उपयोग किया जाता है, तो इस पद्धति में अपघटनशील कचरे का उपयोग किया जाता है, अपघटनशील ठोस कचरे का उपयोग किया जाता है। और इस पद्धति में किस प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो जो हमने अपघटनशील कचरा डाला उसका खाद बनता है, उर्वरक बनते हैं, और वहां से मीथेन गैस जो कि एक बेस्ट ईंधन है, ईंधन के रूप में भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। अब खाद का हम बगीचे या कृषि में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है प्रवाह तालिका या चार्ट। ऐसे चार्ट साइंस 2 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए स्रोत लिखा है, सूक्ष्मजीव लिखा है और अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल प्राप्त करने के लिए स्रोत होता है और उसमें कुछ सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं, उससे अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो साइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए गन्ने का चोटा है, उसमें कौन से सूक्ष्मजीव मिलाएंगे, तो एस्परजिलस नाइगर, गन्ने के चोटे में एस्परजिलस नाइगर मिलाएंगे तो साइट्रिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट छोटा है कॉन्स्लिपलिका और उसमें लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी या सूक्ष्मजीव डालेंगे तो कौन सा अमीनो प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। यह इटानिक अम्ल प्राप्त करने के लिए एस्परजिलस इटकाइनिस इस सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। इसके साथ इसको कॉन्स्टिपलिका के साथ मिलाकर इटानिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। फिर ये 6 चैप्टर के क्वेश्चन है। देखिए ये जो है प्राणी है, प्राणियों का वर्ग दिया है, उसके बाद उसकी विशेषता है और उसके उदाहरण है। पहला चक्रमुखी प्राणी। चक्रमुखी प्राणी की क्या विशेषता है कि इनका जो मुख होता है वो जबड़ा रहित होता है। जैसे हमें जबड़ा है वैसे चक्रमुखी प्राणियों को जबड़ा नहीं होता है। उदाहरण पेट्रोमाइजान, मिक्सिन। फिर है गलफड़ों द्वारा श्वसन करना। अभी मैंने बताया था कि मत्स्य वर्ग का ये स्पेशल कैरेक्टर है गलफड़ों द्वारा श्वसन करना, तो ये हो गए मत्स्य वर्ग। उदाहरण के लिए पॉपलेट, समुद्र घोड़ा, शार्क। फिर उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी आते हैं मेंढक, तोड़। इनकी खास विशेषता क्या होती है कि इनकी त्वचा जो होती है वो मृदु यानी सॉफ्ट होती है और बाह्य कंकाल नहीं होता है। फिर है देव मछली, वेल, मानव, बिल्ली, हम सब क्या है, स्तनधारी प्राणी है। तो स्तनधारी प्राणियों की विशेषता क्या होती है, दुग्ध ग्रंथियां होती है और ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं। फिर शीत रक्त वाले सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग जो होता है वो शीत रक्त वाले होते हैं। उदाहरण के लिए सांप, अभी हमने देखा, कछुआ, छिपकली। नेक्स्ट विशेषता को पढ़िए और पढ़कर दीजिए। अभी पढ़ते वक्त ध्यान है बच्चों। देखो शरीर कैल्शियम के कांटे होते हैं। इन संघ के सभी प्राणी अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं। ये प्राणी नलिकापात की सहायता से संचलन करते हैं। इन प्राणियों के शरीर का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं से बना होता है। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे से बना है, तो ये हो गए कांटेदार त्वचा वाले प्राणी। ठीक है, अब इस संघ के प्राणी की उपयुक्त किस संघ के प्राणी उपयुक्त विशेषता दर्शाते हैं, तो कांटेदार त्वचा वाले प्राणी। इसके कोई 2 उदाहरण बताइए जिनके शरीर पर कांटेदार कांटे होते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे। तो वो हो गए स्टारफिश, सियारचिन, सी कुकुम्बर, ये उसके उदाहरण हो गए। फिर बोला है कि प्राणी वर्गीकरण के नई पद्धति के किन मुद्दों की सहायता से इस प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो बच्चों प्राणियों का वर्गीकरण रचनात्मक संगठन, शारीरिक सम्मिति और देह गुहा है कि नहीं है, इस कैरेक्टर के आधार पर इन प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 का ये क्वेश्चन है। मेरा संघ पहचानिए और एक उदाहरण बताइए। मुझ में दुग्ध ग्रंथियां होती है, बाह्य कंकाल बालों के स्वरूप में होता है। दुग्ध ग्रंथियां किसमें होती है, एकदम याद कर लेना है बच्चों इसको, स्तनधारी वर्ग में होती है। उदाहरण बिल्ली, हाथी, ऊंट, इंसान। पृथ्वी पर मेरे संघ के प्राणियों की क्षमता सबसे अधिक है। द्विपार्श्व सममिति के साथ बाह्य कंकाल काइटिन युक्त होता है। हमेशा ध्यान में रखिए सबसे ज्यादा प्राणियों की संख्या कीड़े मकोड़ों की है। मकोड़े
किस संघ में आते हैं? संधिपात प्राणी संघ में आते हैं। उसके बाद मैं आपकी छोटी आंत लेता हूँ, मेरे धागे जैसा शरीर आभासी देह गुहा है। तो छोटी आंत में रहने वाले कौन है? गोल कृमि हो जाते हैं ना पेट, वह, उसका साइंटिफिक नाम है एस्करिस, दैट इज पेट के परजीवी, या उसी को कहते हैं हम गोल कृमि। फिर है रंध्रीय प्राणी संघ दिया है, देह गुहा है कि नहीं, या और जनन स्तर कौन सा है वो आपको पहचानना है। संघ है रंध्रीय प्राणी संघ, तो रंध्रीय प्राणी संघ में देह गुहा नहीं होती, जनन हमेशा द्विस्तर होता है। फिर देह गुहा नहीं होती लेकिन जनन स्तर त्रिस्तर है, तो ऐसा चपटे कृमि प्राणी संघ है। फिर गोल कृमि प्राणी संघ है और देह गुहा ऐसा लगता है कि है लेकिन नहीं होती, उसे हम कहते हैं आभासी देह गुहा। तो यहाँ से सारे त्रिस्तर ही आएंगे बच्चों, तो इसका भी जनन स्तर त्रिस्तर आएगा। उसके बाद संधिपात प्राणी संघ, अभी हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे, तो देह गुहा होती है और जनन स्तर त्रिस्तर। ओके बच्चों, तो आई होप आज मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ली हूं आप सभी को समझे हैं। अगर किसी को नहीं समझे हैं तो पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। कोई क्वेरीज है, डाउट्स? सिया दिनेश। मिस त्रिस्तर क्या होता है? हाँ बच्चों, त्रिस्तर जनन स्तर होता है। हेलो, सिया दिनेश पूछो बेटा। हेलो हेलो मिस, मिस मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। मिस त्रिस्तर क्या होता है? जनन स्तर होता है त्रिस्तरीय, जनन स्तर, द्विस्तरीय स्तर यानी लेयर्स, 2 स्तर का होता है या 3 स्तर का होता है। अगर आपने प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ा है, हाँ तो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले यही बताया गया है कि किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, और आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा तो अच्छे से दिया गया है कि देह गुहा है या हाँ नहीं, या जनन स्तर कौन से स्तर का है, तो त्रिस्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है। ठीक है, तो जनन स्तर यानी कितने लेयर का है, कितने स्तर का है। ओके मिस, थैंक यू। पूजा पंडा। गुड मॉर्निंग मिस। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। जो वैज्ञानिक कारण का क्वेश्चंस रहते हैं वो कितने मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम 2 में? मार्क्स के लिए बेटा, 2 मार्क्स के लिए आपको 3 वैज्ञानिक कारण पूछे जाएंगे। 3 वैज्ञानिक कारण में से कंपलसरी 1 वैज्ञानिक कारण पर्यावरण से रहेगा और 1 वैज्ञानिक कारण बायोलॉजी से रहेगा। तो कुल मिला के 3 वैज्ञानिक कारण रहेंगे, तो 2 बायोलॉजी 1 पर्यावरण, या 2 पर्यावरण 1 बायोलॉजी, ऐसा रहेगा। 6 मार्क्स के वैज्ञानिक कारण हो गए, जिसमें से आपको कोई 2 ही छुड़ाना है, यानी 2 और 2 4 मार्क्स। ओके थैंक यू। प्रियंका मंडल। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम आप एक बार और स्लाइड दिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये चाहिए। यस मैम। मैम टेलीग्राम पे आएगा क्या? डू यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट? ओके, हाँ टेलीग्राम पे यस डाल मैम। देती हूँ। ओके बेटा। मैम स्पष्टीकरण कितने मार्क्स के लिए आता है साइंस का? कौन सा? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण डिपेंड करता है बेटा कि वो कौन से क्वेश्चन में है। स्पष्ट संक्षिप्त में स्पष्ट करो करके वो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2B में भी पूछ सकता है, और स्पष्टीकरण 2B में मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन 3 में क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 3 में अगर संक्षिप्त में स्पष्टीकरण पूछा तो वो आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, और क्वेश्चन 4 में विस्तार से स्पष्टीकरण 2 करके पूछा तो आपको वो 5 मार्क्स के लिए आएगा। जैसे कि देखिए, आपने अभी देखा था आधुनिक भूमिकरण स्तर के आकृति बनाइए और आकृति बनाकर उसका स्पष्टीकरण दीजिए, तो ऐसा यस जब मैम। आएगा तो वो 5 मार्क के लिए आएगा। मैम इसमें कितने पॉइंट लिखना जरूरी है? स्पष्टीकरण में हम लोग पॉइंट्स से स्पष्टीकरण ही देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कम से कम 5 पॉइंट तो होने चाहिए, या 5 सेंटेंस बोलिए होने चाहिए, वो भी मेन पॉइंट्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और कोई है? हेलो, हेलो मैडम।
हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम, किसी का हाथ नहीं है ऊपर अभी। हाँ सर। किसी का हाथ ऊपर नहीं है अभी। ओके क्लास सर। खत्म ओके, करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके। ओके।